हाँ जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाई पोहा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है? You are not audible. नोट ऑडिबल। सर ऑडिबल। पहले आप अपने एंड से चेक करिए, हो सकता है आपके एंड से कोई इशू हो नेटवर्क का। तो हमने सबसे पहले ऑटोमेशन होता क्या है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है लाइब्रेरी में वो क्या है? टू प्रोवाइड Sir, speak द loudly. ओके, प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्म यूजर। हमारा जो मेन गोल है वो है आपका राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। और आज हमें पता है हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हैं, तो उससे क्या हुआ है, जो इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का जो तरीका है वो टोटली चेंज हो गया है। हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो भी है ऑर्गेनाइज करना, उसको रिट्रीव करना, डिसेमिनेशन करना, दूसरों को डिसेमिनेट करना, ये सारे जो तरीके हैं वो चेंज हो गए। आज के टाइम पे यूजर्स की जो एक्सपेक्टेशन है लाइब्रेरी से वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट इंफॉर्मेशन है उसको बहुत जल्दी मिले। तो ऑटोमेशन से हमें क्या हेल्प मिलने वाली है? ऑटोमेशन होता क्या है कि आपने मशीनरी को यूज करना है, आपका जो ह्यूमन पावर है और टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए आपने मशीनरी का यूज करना है। तो वो जो प्रोसेस है, यूजिंग द मशीनरी फॉर इजी वर्किंग एंड सेविंग द ह्यूमन पावर एंड टाइम, ये आपकी ऑटोमेशन है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है? लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी के प्रोसीजर है, जो रूटीन वर्क है, उनको आपने कंप्यूटराइज करना है इंस्टेड ऑफ मैनुअल। फॉर एग्जाम्पल, हम जो कैटलॉगिंग करते थे, कार्ड बनाते थे पहले, उन कार्ड वो कार्ड ना बना करके हमने ओपैक किया, हमने आईएलएमएस यूज किया, उसमें बाय डिफॉल्ट हमें ओपैक का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमने जो मैनुअल सर्कुलेशन थी उसको हमने आईएलएमएस से कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन में क्या होगा, आपकी जो लाइब्रेरी सर्विसेज है, डेली रूटीन की जो सर्विसेज है उनको आपने ऑटोमेट करना है, ताकि हम अपने यूजर्स को जल्दी से जल्दी और फास्ट वे में अच्छी बेस्ट लाइब्रेरी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर है, ऑडिबल है आवाज मेरी अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से होता क्या है, हमें हमें अपना जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल हमारा बढ़ता है, हम उसको बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं या हमने कोई नई सर्विसेज इंड्यूस करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है, तो वो हम इजीली कर पाते हैं, इजीली हम नई सर्विसेज जो है अपने यूजर को दे पाते हैं। हम अपने जो काम है उसकी डुप्लीकेसी जो है वो अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेसी नहीं होती है काम की। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बार हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड एंटर कर दिया आईएलएमएस में, तो हम उसको बार बार जो है यूज उसको एंटर नहीं करना है, हमने वही बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वो वन टाइम एंटर किया, उसके बाद उसी को यूज करके हमने जो है जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है उनका यूज करने के लिए वो सेम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वो यूज होते हैं, तो डुप्लीकेसी इससे अवॉइड होती है। ठीक है, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके पास और काम करने के लिए, अच्छी बेहतर सर्विसेज देने के लिए टाइम बचता है, हम उसको इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। और रीडर्स का टाइम बचता है, हमारे जो यूजर्स हैं उनका टाइम बचता है, और हमारा स्मूथ सर्विसेज हम दे पाते हैं। तो हमारा जो आईएलएमएस है वो क्या है? ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, जिसके अंदर आपका एक कॉमन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है एक बुक के लिए, और वही रिकॉर्ड जो है यूज होता है हर मॉड्यूल में। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आईएलएमएस हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या है? वो मीडियम जिससे प्रोग्रामर्स जो है सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, वो कोड, वो लैंग्वेज जिससे सॉफ्टवेयर बनता है और उसको मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है, वो फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
जैसे आपका पोहा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं, आपको पता है, जो किसी इंडिविजुअल या पब्लिशर ने डेवलप किए होते हैं। जो सोर्स कोड है वो लॉक्ड होता है, सोर्स कोड उस पब्लिशर के पास या इंडिविजुअल ओनर के पास होता है, और ये क्लोजली गार्ड सीक्रेट होता है। आपके जो इन हाउस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपका डिवेल्प किए जाते हैं, कस्टमाइज किए जा सकते हैं लोकल नीड्स के ध्यान में रख करके। आपका मान लो ईआरपी सिस्टम अगर हम देखें, हमारी लाइब्रेरीज में ज्यादातर होते हैं, जो जनरली लोकली जो कस्टमाइज की वो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क रिकॉर्ड, मार्क के अकॉर्डिंग मार्क स्टैंडर्ड को यूज करके भी बनाया जा सकता है और नहीं भी यूज किया जा सकता है। तो ये लोकली मेड सॉफ्टवेयर होते हैं। प्राइवेट सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी इंडिविजुअल या पब्लिशर जिन्होंने डेवलप किए होते हैं, और ये फ्री अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हु हैव डेवलप्ड इट। शेयरवेयर क्या होते हैं? वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो कुछ टाइम के लिए आपको फ्री दिए जाते हैं, या जैसे इंट्रोडक्टरी फ्री दिए जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आप देखते हैं ना, जैसे फॉर आपकी बात करें हम एंटीवायरस या कुछ और सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे ग्रामरली है, या मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ फीचर्स आपको फ्री दे दी जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपने इसको यूज करना है, प्रीमियम यूज करना है, तो उसको आपको पे करना है। तो उसकी कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए और उसकी जो एक्सटेंडेड सपोर्ट है उसके लिए आपको पे करना है। वो आपके शेयर वेयर होते हैं। फ्री वेयर कौन से होते हैं? जिनमें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, यूज करने के लिए फ्री होते हैं। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर है। इनमें हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, जिसको आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो जो ये जो है, इसमें क्या आपका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको किसी तरह की वेंडर लॉकिंग नहीं है, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है। आप फ्री हैं ऑपरेट करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है। कम्युनिटी कंप्यूटिंग में हेल्प करता है, आपकी कम्युनिटी बढ़ाता है। आपने एक दूसरे की हेल्प से जो है काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। एक एक सोल्यूशन प्रॉब्लम आपके पास होती है, उसका सोल्यूशन मेरे पास है, दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास है, उसका सोल्यूशन किसी थर्ड पर्सन के पास है। तो इस तरह कम्युनिटी बिल्डिंग है वो। ठीक है। तो ये जनरल पब्लिक में सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज पता नहीं चल रहा है उतना। हाँ जी, क्लियर आपको ही नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? नहीं सर, क्लियर नहीं है। सर क्लियर नहीं, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिए। ओके। आवाज आ रही है पर बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो है। सर थोड़ा सा लाउड बोलिए। जस्ट वन मिनट। तो माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ जी, आवाज ठीक है? हाँ सर, अब सही है। यस सर। ओके। तो ये जो है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए फ्री है। आपको फ्रीडम है, आप कोई वेंडर नहीं है किसी तरह का, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है। आपके जो सॉफ्टवेयर है वो सारे फ्री सॉफ्टवेयर जिसमें यूज होते हैं, तो किसी तरह की कल को भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती किसी तरह की किसी के ऊपर। ठीक है। तो आप जितना चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना चाहें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों को। इसमें कोई चेंज आप करना चाह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, तो सब किया जा सकता है। तो इससे हमें हमें क्या बेनिफिट होने वाला है लाइब्रेरी में, अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो
उससे हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट है हर लाइब्रेरी में, हमें जो बजट है, बजट कॉन्स्टेंट है, इसमें हमारे लिए जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक अल्टरनेटिव के तौर पे काम करता है, एक अच्छे अल्टरनेटिव के तौर पे हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें किसी सिंगल वेंडर के पास हमारे लोग नहीं है, तो हमें किसी को कुछ पे नहीं करना है, हमने अपने आप ही उसमें सारी कस्टमाइजेशन करनी है, अपने कोडिंग को हैंडल करना है, मैनेज करना है। तो इससे क्या होगा, आपको कोलैबोरेशन आपकी बढ़ती है, ओपन सोर्स कंपेनियन सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है आपका, और ये आपकी जो लोकल लाइब्रेरी की नीड्स है उनको उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट है कि हमारा फंड बचता है। लाइब्रेरी आज के टाइम पे हमें जो है फंड की बहुत प्रॉब्लम रहती है लाइब्रेरी में ज़्यादातर, ठीक है। फ्रीडम है, आप किसी तरह की किसी डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, और फ्रेटर्निटी, आपका जो है कोलैबोरेशन जो है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो चाहे नेशनल कोलैबोरेशन हो चाहे लोकल लेवल पे हो, आपकी कोलैबोरेशन बढ़ती है, ठीक। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स डोमेन में, जिसमें आपका कोहा जो है वो बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना गया है। ये आपका एक कंपैरिजन टेबल है जहां पे आप देख सकते हैं कि इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो कोर सर्विसेज लाइब्रेरी में हम प्रोवाइड करते हैं, इन कोर सर्विसेज के ऊपर आपका एक वर्चुआ और एक कोहा, दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 10 के 10 जो है आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो वर्चुआ है वो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। तो आप Excuse me. हाँ जी, Excuse me. Sir, what about eGranthalaya EG3? This is an open source, is totally free by National Informatics Center, New Delhi. no. Till 3.0 But it's not for, it I was think, free. aided college. No, this is a totally free. EG3 is a totally free by National Informatics Center, New Delhi, and we can get all backup of this software from New Delhi. And there is no any module for backup in Koha. Will you explain me what about the backups of Koha? You just call me after the meeting. I will explain you. And for your kind information, it was free till 3.0. Now it is 4.0. It is on cloud, and you have to pay rupees more than 21,000. No, EG3 is totally free, and this is an open source software, and this is totally free. Okay, please This is call. also on cloud also. Okay, right. Yeah. Please call me after the meeting. Yeah. Okay. हाँ जी, तो कोहा की जो है, हमें कोहा क्यों इस्तेमाल करना है, वाई कोहा? क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया, किसी तरह की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, आप अपने आप इसको कर सकते हैं, कम्युनिटी है जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 100% वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, इट इज वेब बेस्ड सॉल्यूशन। के बाद आपका जो है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी नेटवर्क को सपोर्ट करता है, कि अपने यूजर्स के लिए आपके पास हर फैसिलिटी है, आप ओपेक दे सकते हैं, आप यूजर इन आउट मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हैं, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी है, तो किसी भी तरह की आप जो है कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करिए, कोई भी आप ब्राउजर यूज करिए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोहा जो है आपका 100% वेब बेस्ड सॉल्यूशन है, ये प्रूवन है। आपका इस एक साल में 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एक बार मई में, एक बार नवंबर में। अभी फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट है वो 21.11 है, जो नवंबर 2021 में आपका अपडेट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। जो अभी जो है 22.05 आएगा, जो मई में आएगा, उसके बाद 22.11 आएगा जो नवंबर में आएगा। तो साल में 2 मेजर अपडेट्स होते हैं, उसके अलावा उसके जो माइनर अपडेट्स हैं वो भी आते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूसली जो है सपोर्ट मिलती है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है, यूजर ड्राइवन है, कॉस्ट इफेक्टिव है,
और इनोवेटिव है। आप जितना चाहें इसको अपने लाइब्रेरी के लोकल नीड के अकॉर्डिंग जितना कम से कम चाहे उतना कम कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा इसके फीचर्स को यूज करना चाहें, छोटी से छोटी लाइब्रेरी और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी सबके लिए अवेलेबल है। तो कोहा की थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट है न्यूजीलैंड में, कैटिपो पब्लिक जो है उन्होंने मिलके उसके साथ बनाया था इसको। ठीक है, उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर था इसलिए बनाया था क्योंकि उनको एक Y2 के बग उनके सॉफ्टवेयर में आ गया था, इस वजह से ये सॉफ्टवेयर जो है बना था। और 5 जनवरी 2000 को सबसे पहले लाइव हुआ था ये। ठीक है, और होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट ने इसको जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग के अंडर जुलाई 2000 में रिलीज किया था। उसके बाद जो है आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो धीरे धीरे डेवलपर्स और यूएस के इंटरेस्ट से नेशनल विक्टोरिया पब्लिक लाइब्रेरी ओयो में 2002 में, उसके बाद से जो आपका 3.0 2002 में रिलीज हुआ, उसमें आपकी अलग अलग फीचर 2.0 जो फीचर थी, आपका जेब्रा सर्च इंजन था, आपका टैगिंग था पैट में, ठीक है, लेबल क्रिएटर थे, नोटिस थे। तो इस तरह जो है डेवलप होना शुरू हुआ। तो 2016 में जो आपका ये नहीं वो कौन कर दीवा जो मैंने आपको बताया 2016 में नया जो सिस्टम फॉर्मेट जो लागू हुआ, जैसे अभी 21.11 है, इसका मतलब है कि वो 2021 और 11 नवंबर, तो ये इस तरह और देख इसके वर्क है। तो इसकी टेक्निकल फीचर कदरी ये आप प्लीज अरे बाहर मत जाइए गिर जाएगी। रितु प्लीज म्यूट। हाँ जी, तो आपका जो है वेब सेंट्रिक है, 100% वेब बेस्ड है। इसमें MySQL, MariaDB वो डेटाबेस यूज होते हैं। पार्ल जो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के तौर पे, अपाचे वेब सर्वर के तौर पे, सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अलग अलग इंटरफेसेस हैं दो, एक लाइब्रेरियन के लिए और एक आपके एंड यूजर्स जो आपके हैं उनके लिए। इसमें इनबिल्ट वेब ओपैक है, आपके ISO 2709, Z39.50 स्टैंडर्ड, मार्क स्टैंडर्ड, मार्क 21, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद जनरल फीचर से आपका फर्स्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। सभी मॉडर्न ILMS की जो फैसिलिटीज हैं वो सारी अवेलेबल हैं। किसी भी कोर एक्टिविटीज जो है उनको इंश्योर करता है। सारी जो एक्टिविटीज है लाइब्रेरी की वो सब आपके उसमें फीचर सारे अवेलेबल हैं। फ्री है, डाउनलोड के लिए कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं है, कस्टमाइजेबल है। ठीक है, तो ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं लगाते, ये सारी चीजें हमारे पास हमें पता है। जो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम जो आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी लाइब्रेरी में आप करना चाहते हैं तो 4 GB रैम मिनिमम और 80 GB हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरह जो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, लाइनेक्स सर्वर होना चाहिए आपके पास, चाहे डेबियन हो, चाहे ubuntu हो या और फ्लेवर है, अपाचे हो। एक्सक्यूज मी सर, हमें मार्क 21 के बारे में बताएं कि उसको कैसे एडिट करके हमने बात एक्सेल नहीं, में वो आपको एक्सेल में बताया कैसे जाएगा। शिफ्ट करना है। तो हर Sir, लाइब्रेरी he's not audible right now. सर हर लाइब्रेरियन जो सिंपली एक्सेल को जानता है, जो माई एसक्यूएल को नहीं जानता है, जो मार्क को नहीं जानता है, वो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में, आप ये बताएंगे हमें हाउ टू कन्वर्ट मार्क। हाँ हाँ, वो आपको बताया जाएगा ना, अभी आप वेट करिए। डे 1 हाँ में जी जैसे आपका जिस दिन मॉड्यूल होगा उस दिन आपको बताएंगे। जी। ठीक है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपका जो है लाइनेक्स सर्वर होना चाहिए आपके पास, अपाचे, MariaDB डेटाबेस हो या आपका MySQL है, पर्ल एनवायरनमेंट है, मैंने आपको बताया। आपको रूट एक्सेस चाहिए सर्वर की,
और एक इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, जिससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो अब एक बार जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं आपके पास शेयर करता हूँ। हाँ जी, विजिबल है? Yes, sir. यस सर इट ठीक इज है, तो विजिबल। हम क्या करेंगे, हम Yes, sir. हम Yes, ना sir. Audible. Hello, sorry for the disturbance. यहाँ पे हमने हाँ, डेमो हेलो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर कि आप ये जो सर जो अपने जो हम लोग का क्लास चल रहा है, इसके बाद सर इसका जो पीपीटी वगैरह चाहिए नहीं, जाएगा। मैं मैं आपको अभी डेमो बता रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रहा था, और इसका जो क्वेश्चन है कि मैंने हाँ जी, तो आपका जो है यहाँ पे हमने हम जो सर भी सर हमारे आवाज पास नहीं अभी क्लियर हो रही। हमें अभी आवाज क्लियर नहीं है आपकी आपको? सर लाउडली मतलब ते बहुत स्लो मतलब फुल वॉल्यूम करके बिल्कुल like- मेरे एंड से ठीक आवाज आ तो रहा है। ठीक है। सर मैडम को खाली साउंड का दिक्कत है। मैं सर सर आवाज आवाज सही सही है है। सर आपका। आवाज सही है। आवाज सही है आपका, ठीक है, मैम दिक्कत है। तो हमारे पास क्योंकि Yeah, कोई yeah, प्लेटफॉर्म it's नहीं है। pretty clear now. It's pretty clear, sir. No problem at all. Yeah, you are well audible. ओके, तो हमारे पास जो है अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम डेमो, जैसे अब बहुत सारे लोग हमारा डेमो का, वहाँ का एक डेमो साइट्स हैं जो अलग अलग वेंडर्स ने डेमो साइट्स बनाई हुई हैं। तो आप जब गूगल पे हम जाएंगे, डेमो को वहाँ हमने लिखा, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लिंक है पोहा community.org, इसकी जो डेमो साइट्स हैं, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग जो है प्रोवाइडर्स ने आपको प्रोवाइड किए हुए डेमो वर्जन। यहाँ से हम जो भी वर्जन चाहें वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है वो कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पे सेव रहता है, उसके बाद वो रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी जो डेमो वर्जन है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बायो वाटर का जो डेमो वर्जन है वो यूज कर लेते हैं। आप साथ साथ कर भी सकते हैं अपने सिस्टम पे खोल के। यहाँ पे जब मैंने बायो वाटर का जब यूज किया, उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके सामने था। यहाँ पे इन्होंने बायो वाटर जो यूजर नेम पासवर्ड है स्टाफ लॉगिन का, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो सिस्टम होते हैं पोहा में। एक आपका ओपैक है जो एंड यूजर्स के लिए है, और एक आपका स्टाफ इंटरफेस है जो स्टाफ के लिए है। तो हमने स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास स्टाफ इंटरफेस आपका ओपन हो गया। यहाँ आपके पास जब स्टाफ इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पे आपका डिटेल है, आपका अकाउंट है, आपकी लाइब्रेरी का नाम है, और बाकी जो सारी मॉड्यूल्स हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट पोहा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा वर्जन है पोहा का, और आपका जो अपाचे है, आपका जो माई एसक्यूएल वर्जन है, आपका डेटाबेस है, या आपकी पर्ल है, कौन कौन से वर्जन आपके पास अवेलेबल है। तो ये
हाँ जी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका आपका जो वर्जन है उसके बारे में। आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने कोहा जो है एक फिजिकल लाइब्रेरी, अगर हम सेट करें हमारी लाइब्रेरी, एक नई लाइब्रेरी सेट करनी है हमने फिजिकल, तो हम कंपेयर, आप अंदाजा लगाइए, जैसे हम एक लाइब्रेरी सबसे पहले हमने सेट कर दी है, तो वो सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी का नाम देना है। अब यहाँ हमने कोहा एडमिनिस्ट्रेशन खोला, जो पार्ट था, यहाँ पे आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास बेसिक पैरामीटर्स हैं, पैटर्न्स और सर्कुलेशन के हैं, इसी तरह आपका अकाउंटिंग के हैं, प्लगइन्स हैं, कैटलॉगिंग है, आपके एडिशनल पैरामीटर्स है, एक्विजिशन पैरामीटर्स है, अलग अलग है। तो हम वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने लाइब्रेरी बनाई तो हम उसको एक नाम देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आप ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक हिंट दिया हुआ है कि आपने इसी ऑर्डर में इनको सेट करना है जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने लाइब्रेरी बनानी है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया लाइब्रेरी पे, या हमने अपनी लाइब्रेरी बनानी है। आप अपनी लाइब्रेरी को अपना नाम दे सकते हैं। हमने एक लाइब्रेरी बनाई, यहाँ लाइब्रेरी को कोड देना है, कोई भी कोड आपने 10 कैरेक्टर तक का कोई कोड देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइब्रेरी का नाम रखा डेमो, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने मेन रख दिया, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी लाइब्रेरी का नाम रख दिया, जो भी मेरी लाइब्रेरी का नाम है, डीएम के लाइब्रेरी। उसके बाद आप जो है अपनी लाइब्रेरी का एड्रेस भरना चाहिए, जो भी आप डिटेल भरना चाहिए। अब जिसमें जो इसमें रेड से वो थे, वो सारे आपके मैंडेटरी फील्ड हैं, और जो आपके ब्लैक है वंस हैं वो आपके मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल वंस हैं। तो इनको आप जो है भरना चाहिए आप भर सकते हैं, ना भरना चाहिए तो नहीं, कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट आप इनको भर दीजिए ताकि कोई वो ना हो। इसमें खास करके आप जब ईमेल आईडी अपना भरेंगे तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी भरें जिससे आप अपने नोटिस अपने यूजर्स को देना चाहते हैं। जब हम लाइब्रेरी में ओवरड्यू नोटिस है या चेक इन है, चेकआउट है, तो वो जब नोटिस हम भेजना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को, यहाँ पे वो ईमेल आईडी भरें जिससे आप नोटिस भेजेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हमने MySQL या अपाची को सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कैसे करना है सर्वर के साथ, ये बताएं कि इसको अटैच कैसे करेंगे। अपाची और MySQL को हम सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कैसे करेंगे। हेलो, आप सर्वर के साथ अटैच करने के लिए बताएं ना कैसे करेंगे। हेलो, हाउ वी कैन अटैच अपाची और MySQL विद सॉफ्टवेयर। देखिए बात ये है बलविंदर जी, ये एक अलग इंस्टॉलेशन का पार्ट है। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन के बाद जो आपका फ्रंट एंड पे काम करना है हम वो कर रहे हैं। नहीं सर, सॉफ्टवेयर तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महिपाल। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, जी हेलो मैम आगे बढ़ने दीजिए ना। हेलो, हेलो, हाँ जी, जी जी डॉक्टर साहब, ये इन बिटवीन आप कोई भी क्वेश्चन ना ले, मेरी आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दे आर डिस्टर्बिंग एवरीवन। और आप इतना अच्छा, आप यू डिड वेरी हार्ड, आपने इतनी मेहनत की है, आप सब लोगों को सिखा रहे हैं और बीच में लोग क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। जिसको पूछना है एंड में पूछे, वो भी दैट इज माय हम्बल सम। बीच में पूछने से नहीं होता। जी चलिए, ये एक्चुअली बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो बाद में आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। प्लीज बेयर विद मी, तो आप बीच में क्वेश्चन ना पूछिए प्लीज, क्योंकि सभी डिस्टर्ब होते हैं। जो एक रिदम बना हुआ है। Sir, I am attending your lecture while I am driving. Still, people are interrupting in between. That is very, very, very shameful. ओके, राइट, नो इशू। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने लाइब्रेरी जो है वो सेट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो लाइब्रेरी के बाकी फील्ड, आप एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, ये आप भर सकते हैं।
खास करके ईमेल जब आप भरेंगे तो आप निकारा का वो भरें जिससे आपको जो है ऑफिशियल ईमेल हो आपकी लाइब्रेरियन की या लाइब्रेरी की, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है, जहां से आपके नोटिस जो है बच्चों के पास या आपके यूजर्स के पास जाएंगे। इसी तरह जो आपका रिप्लाई टू है, वहां पे वो आईडी भरनी है, जहां से अगर कोई यूजर रिप्लाई कर रहा है आपको तो वहां से आप उस आईडी के ऊपर आए। रिटर्न पाथ में वो आईडी है जो आप, अगर कोई बाउंस हो जाती है, बाउंस बैक होती है कोई आईडी तो वो आप उसमें वहां पे भर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भरेंगे तो वही ईमेल आईडी होगी जो आपने ईमेल में भरी है। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो है बैक की इंफॉर्मेशन कोई डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी तरह आपका जो यूआरएल है, यूआरएल आप जो है लिंक दे सकते हैं। अगर आपका लिंक है वो लिंक आप दे सकते हैं। Mute your mic. या आप म्यूट कर दें। बहुत तरह का आवाज आ रहा है। जी थैंक यू। ठीक है, तो वहां उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए जब हमने सबमिट किया तो आपके पास यहाँ लाइब्रेरी आ गया। आपकी जो लाइब्रेरी आपने बनाई, मैंने डीएम के लाइब्रेरी का नाम रखा था लाइब्रेरी का, और मेन इसका कोड था। ये आपकी लाइब्रेरी जो है यहाँ पे आ गई है, बन गई है। तो अब हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो बन गई। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, हम एडमिनिस्ट्रेशन में गए और यहाँ पे लाइब्रेरी क्रिएट कर दी। लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी क्रिएट कर दी। लाइब्रेरी ग्रुप्स जो है वो उन लाइब्रेरी के, अगर आपके पास कई सारी लाइब्रेरीज हैं, आपके पास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपके पास कई लाइब्रेरी है, ये बड़ी लाइब्रेरी के लिए है, तो वहां पे आप जो है ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी का एक ग्रुप सेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी ग्रुप सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड ग्रुप करना है, नाम देना है ग्रुप का, और उसके अंदर जो मान लो मैंने आपको, हमने ये बनाई डीएम के ग्रुप, मैंने ये बना दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद इसके फीचर्स जो आप चाहें वो लिमिट कर सकते हैं, या आपका पैटर्न जो डेटा एक्सेस है कहाँ कहाँ का, वो ग्रुप का, पूरे ग्रुप का कर सकता है, या किसी खास लाइब्रेरी के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डीएम के ग्रुप है वो बन गया। यहाँ पे आपने अब इस ग्रुप में, ये क्योंकि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज है, यहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी जो है ऐड कर सकते हैं। जो जो लाइब्रेरी आपके पास यहाँ पे है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज के लिए है, जनरली यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, जब हमारी लाइब्रेरी बन गई उसके बाद हमें उसमें किताबें चाहिए। अब किताबें हमारे पास हैं किस किस तरह की हैं, क्या क्या हमारे पास आइटम टाइप है, किताबें हैं, डीवीडीज हैं, या और विजुअल ऑडियो विजुअल मटेरियल है, किसी और तरह के मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके किसी तरह के जर्नल्स हैं, या किसी भी और तरह का जो भी आइटम टाइप है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी में इस तरह आपके पास ये पहले से ऐड की हुई है, क्योंकि लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये उसमें ऐड की हुई है। तो इसी तरह आप यहाँ पे न्यू आइटम टाइप क्लिक करके आप अपनी आइटम टाइप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक बैंक की बुक्स हैं, तो मैंने क्या किया, बीबी कोड दे दिया उनको बुक बैंक। ठीक है, पेरेंट आइटम टाइप, अगर आप उसको किसी खास आइटम टाइप के अंदर डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमने बुक बैंक बुक लिख दिया, मैंने बुक बैंक ये कोड क्योंकि पहले से ही अवेलेबल है इसलिए इसने दिखा दिया कि एग्जिस्टिंग है। यहाँ हम कोड कोई और ले लेते हैं, BB1 कर देते हैं। तो यहाँ हम ठीक है, ये हमने यहाँ पे आप जो है आइकन चूज कर सकते हैं अपने जैसा जो चाहे, कोई भी आइकन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग। यहाँ पे उस बुक से रिलेटेड जो आपके अलग अलग इंस्ट्रक्शन हैं कि अगर मान लो ये कलेक्शन जो है आप ओपैक से हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बुक्स हैं, रेयर बुक्स हैं जो आप नहीं चाहते कि यूजर्स जो है ओपैक में उसको सर्च करें, तो यहाँ पे आप उसको
क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये बुक्स मान लो रेफरेंस बुक्स हैं, आप लोन पे नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक चेकिंग। लाइकवाइज आप अगर आपकी लाइब्रेरी किसी तरह का कोई रेंटल चार्जेस चार्ज करती है, पब्लिक लाइब्रेरी है या किसी और तरह के कोई चार्ज करते हैं आप, जैसे रेफरेंस बुक्स है मान लो, उसके लिए आप ओरली जो है रेंटल चार्जेस देते हैं, तो इसी तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 रुपीज या 5 रुपीज जो भी होगा। अगर नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। यहाँ आप जो है अलग अलग लाइब्रेरी की लिमिटेशन है कि किस किस लाइब्रेरी में ये जो रूल है वो लागू होने हैं। आपकी अपनी लाइब्रेरी में फॉर एग्जांपल डीएम की लाइब्रेरी हमने बनाई थी यहाँ पे, इसी तरह डीएम की लाइब्रेरी में सेलेक्ट किया हमने, समरी अगर देना चाहें उसके बाद हमने सेव चेंज कर दिया, तो हमारी जो है DB1 जो ये आप चेक कर सकते हैं, DB1 जो है वो इस तरह हमारी आपकी एक जो आइटम टाइप है वो बन गई। ठीक है, तो उसके बाद बिना वीक अगर हमको फाइन क्रिएट करना है तो सर वो कहाँ पर करेंगे? फाइन फाइन जैसे लगाती है ना लाइब्रेरी 14 डेज के बाद फाइन। आप वेट करिए प्लीज, मेरे को फिनिश करने दीजिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिर आपकी जो क्वेरी होंगी वो साइन डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ऑथोराइज्ड वैल्यू। ऑथोराइज्ड वैल्यू क्या होती है? ये कुछ कंट्रोल्ड टर्म्स हैं जहां से आप जो है अपने कलेक्शन को मतलब जो है कोडिंग की होती है। फॉर एग्जांपल मैं शर्विंग लोकेशन चूज करना चाहता हूँ या कलेक्शन कोड चूज करना चाहता हूँ, तो सीसी कोड हम यहाँ सी कोड जो है वो कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, ये ऑथोराइज्ड वैल्यू है। ऑथोराइज्ड वैल्यू क्या है कि इनमें डिफाइन कर दिया गया है कोड, जैसे फिक्शन के लिए FIC कोड कर दिया, नॉन फिक्शन के लिए जो है FIC कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप नई ऑथोराइज्ड वैल्यू अपने पास से क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए मेरे पास, मैं चाहता हूँ शेल्विंग लोकेशन। ठीक है, मेरे पास बुक्स हैं, तो यहाँ LOC पे हमने सर्च किया, ये मेरी ऑथोराइज्ड वैल्यू बनी हुई है LOC के लिए। लोकेशन जो है हमने बुक्स को देनी है, तो यहाँ पे आप जो उसके कोड देख सकते हैं। यहाँ मैंने कहा कि मेरे पास है अलमीरा 1 to 50, मेरे जो कलेक्शन है उसमें मैंने 50 अलमीरा है मेरे पास, तो मैंने ऑथोराइज न्यू ऑथोराइज्ड वैल्यू पे क्लिक किया, न्यू ऑथोराइज्ड वैल्यू फॉर LOC, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ इसको AL1 कर दिया क्योंकि मेरे पास अलमीरा 1 से लेकर 51 तक है, तो मैंने यहाँ अलमीरा 1, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया। ओपैक में भी इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसका कोड जो है वो ये है, तो आपके डीएम के लाइब्रेरी है और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो अब आपकी ऑथोराइज्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पे बन गई है। तो जब आप अपनी बुक्स की एंट्री करेंगे, आगे हम देखेंगे इसको, जब हम एंट्री करेंगे तो वहां आपको लोकेशन आएगी, शेल्विंग लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये बुक रखी जानी है लाइब्रेरी में, तो वहां आपके पास ऑप्शन आएगा अब अलमीरा 1 का, AL1 आएगी आपकी, जहां अलमीरा 1 की अगर वो बुक है तो वहां आप उसको सेलेक्ट करिए और वो अलमीरा 1 में चली जाएगी। तो इस तरह हम जो है ऑथोराइज्ड वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपके बेसिक पैरामीटर्स हैं, लाइब्रेरी सेट करनी है हमने, उसके बाद आइटम टाइप बनानी है और फिर ऑथोराइज्ड वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पैटर्न एंड सर्कुलेशन, उसके बाद हमारे यूजर्स जो है लाइब्रेरी के वो, तो यहाँ आपके पास पैटर्न है, मान लो मेरी एक कॉलेज लाइब्रेरी है तो मेरे पास टीचर्स भी होंगे, मेरे पास स्टाफ भी है, मेरे पास बच्चे भी हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर टीचर है तो यहाँ आप जैसे बनी हुई है इसी तरह से आपने बना के है, न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे मान लो टीचर्स के लिए 3 दे दिया, या अगर आप जो है जो भी कोड आप देना चाहें 10 का कैरेक्टर्स का कोड जो है आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ठीक है, वो टीचिंग के लिए दे दिया। यहाँ आप अब इसको डिफाइन कर सकते हैं
अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया तो वहाँ में बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप लोकल अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो मान लो टीचर्स हैं, उनको अपने कितनी देर के लिए, कितना टाइम के लिए हमने इसको जो है एनेबल करना है और कितने टाइम तक ये बुक जो है इशू करवा सकते हैं। तो मैंने हम यहाँ डेट भी दे सकते हैं पर्टिकुलर, अगर किसी सेशन के लिए, किसी सेमेस्टर के लिए करना है, या फिर आप यहाँ मंथ्स भी डाल सकते हैं कितने टाइम पीरियड तक ये एक्टिवेट रहेगा यूजर। इसके बाद जो है ये यूजर जो है एक्सपायर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो उनका अकाउंट है वो सब एक्सपायर होगी। यहाँ अगर कोई एनरोलमेंट फी ली जाती है, अगर इस तरह के यूजर से अगर कोई एनरोलमेंट फी ली जाती है, अगर कोई एज रिक्वायर्ड है, मान लो पब्लिक लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए एज रिक्वायर्ड है, अपर एज या लोअर एज जो भी है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर ओवर ड्यू नोटिस रिक्वायर्ड है या नहीं है, यस कर देते हैं। अगर कोई होल्ड फी है तो यहाँ आप जो है कैटेगरी चूज करेंगे कि आपके जो यूजर्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो अडल्ट कैटेगरी के हैं या चाइल्ड हैं, या जो जैसे अब हमने टीचर प्रोफेसर का किया तो प्रोफेशनल्स हैं ये सब, यहाँ हम डिफाइन करेंगे। लाइकवाइज हमने यहाँ ऑप्शन देने क्या है, जब ओपैक यूज करेगा इस कैटेगरी का यूजर तो वो जो है रीसेट करेगा पासवर्ड को। आप चाहते हैं कि वो रीसेट करे या नहीं चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ये ऑप्शन अलाउ करिए, नहीं चाहते हैं या बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनेबल रही, तो नहीं चाहते हैं तो नॉट अलाउ कर सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन उसको देना है या नहीं देना है यूजर को, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम चाहते हैं कि वो पासवर्ड जो है वो चेंज कर सके अपना, तो यहाँ अगर आप एनेबल कर देंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा जब यूजर को पैक यूज करेगा, वो हम आपको आगे जो है दिखाएंगे कि कैसे कैसे यूज। ठीक है, यहाँ आप जो है इस टेबल में आप डिफाइन कर सकते हैं कि ओवर ड्यू के जो नोटिस हैं वो किस किस को जाए और कैसे कैसे जाए। जैसे अगर आइटम ड्यू हो जाती है तो उसके बाद SMS जाए, फोन जाए या ईमेल जाए, ईमेल उस पर जानी चाहिए। इसी तरह अगर कोई एडवांस नोटिस आप देना चाहते हैं, कितने दिन एडवांस देना चाहते हैं, 2 दिन पहले ईमेल जानी चाहिए। इसी तरह आइटम चेक इन पे जब वापस करे तब ईमेल जाए, जब वो चेकआउट कराए या रिन्यू कराए तब जाए। ठीक है, तो इस तरह आप ऑप्शन जो है दोनों नहीं चूज करके आप जो है कर यहाँ सकते पे कर हैं। सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो कैटेगरी है वो बन जाती है। इसी तरह आप स्टाफ की, इसी तरह बच्चों की अलग अलग कैटेगरी जो है आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो है सर्कुलेशन और फाइन रूल्स आते हैं। जब हमारे पास पैटर्न कैटेगरीज बन गई, ठीक है, उसके बाद हमने उनको जो हमारा कलेक्शन है वो इशू करना है, तो उसको इशू करने के लिए हमने क्या क्या रूल्स डिफाइन करने हैं, ये रूल्स जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इस रूल में आप जो है पहले तो अपनी लाइब्रेरी सेट करते हैं कि हमने किस लाइब्रेरी के लिए बनानी है। अब यहाँ आपके पास पैटर्न कैटेगरी हमने बनाई थी, ठीक है, टीचिंग पैटर्न कैटेगरी। आइटम टाइप हमने बनाई थी, तो अलग अलग तरह की आइटम टाइप आपके पास आ जाएगी। हमारे पास बुक बैंक की बुक्स थी, तो बुक बैंक बुक्स हमने बनाई थी। ठीक है, नोट अगर कोई देना चाह रहे हैं, कितनी बुक्स हमने उनको देनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 बुक्स हम देना चाह रहे हैं। और ऑन साइट चेकआउट कितनी कर सकते हैं वो। उसके बाद लोन पीरियड कितने टाइम के लिए हमने बुक्स देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं 30 डेज के लिए देना चाह रहा हूँ बुक्स, या अगर टीचर है तो मैं पूरे सेमेस्टर के लिए भी उसको बुक दे सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप जो है यहाँ जैसे हार्ड ड्यू डेट है, अब वैसे तो मैंने इसको 180 डेज के लिए दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब सेमेस्टर एंड हो 31 मई को हमारे पास सारी बुक्स वापस आ गई, 31 मई तक, चाहे उसने 30 मई को वापस इशू करवाएंगे, वो 31 मई को ओवर हो जाएगी, 31 मई तक उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम हार्ड ड्यू डेट जो है डिफाइन कर सकते हैं इनके लिए। इसी तरह जो है आप अगर बच्चे हैं तो उनके लिए फाइन अमाउंट दे देगी, अगर जैसे ये स्टाफ है तो इनके लिए फाइन अमाउंट तकरीबन जनरली नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं।
बाकी जो अकॉर्डिंगली आप जो है डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे टीचर की बच्चों की, हमने पैटर्न कैटेगरी नहीं बनाई है, तो हम पैटर्न कैटेगरी बच्चों की अगर बनाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूथ का ले लेते हैं हम, ठीक है। तो बुक बैंक बुक्स है, यहाँ पे हम 4 बुक्स उनको देते हैं, मान लो 14 डेज के लिए देते हैं। तो यहाँ आप जो है आज ड्यू डेट डिफाइन कर सकते हैं कि इस डेट से पहले पहले इसको वापस करनी है हर हालत में। और इसको यहाँ आप जो है बच्चों के केस में डिफाइन, यहाँ पे फाइन अमाउंट जो है वो करेंगे कि फाइन जो है कितना हमने लेना है। हमारा जो फाइन रूल्स है वो क्या कहते हैं। अब फाइन चार्ज इंटरवल क्या है कि आपका कितने दिन बाद फाइन लगे। अगर यहाँ पे हमने 1 दिन किया तो हर रोज फाइन काउंट होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने 2 कर दिया तो 1 दिन छोड़ के काउंट होगा। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं लाइकवाइज। अच्छा, अब फाइन कब चार्ज करना है, तो एंड ऑफ द इंटरवल करना है, स्टार्ट ऑफ इंटरवल करना है। तो ये सारी चीजें। ग्रेस पीरियड अगर हमने कोई देना है कि मान लो ड्यू डेट के बाद 2 दिन तक हम कोई फाइन नहीं लेंगे, ग्रेस पीरियड है, तो यहाँ आप 2 डेज आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह ओवर ड्यू फाइन कैप है कि आपने ये ना हो कि बुक है 100 रुपए की, फाइन बन गया 1000 रुपए, तो यहाँ आप जो है वो फाइन डिफाइन कर सकते हैं कि ओवर कैप कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा किसी बुक के ऊपर कितना फाइन हम दे करेंगे। उसके बाद वो फाइन काउंट करना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। किसी बुक को मान लो 500 रुपये फाइन है, हमने फाइन किया, तो 500 रुपये जिस दिन उसका फाइन बन गया उसके बाद वो फाइन ऑटोमेटिकली नहीं काउंट करेगा, उससे आगे काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है अकॉर्डिंगली, जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे फील्ड, तो आप अकॉर्डिंगली जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको एक कैटेगरी को मल्टी आइटम टाइप दे सकते हैं कैसे सर? एक कैटेगरी को मल्टी आइटम टाइप, जो आइटम टाइप है, जैसे आपने बुक बैंक दिया, ऐसा बुक सीरियल का कोई भी बैंक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए ना, जैसे हमने टीचिंग को बुक बैंक बुक किया था, इसी तरह आप जो है टीचिंग को जो दूसरी तरह की अगर आपके पास आइटम टाइप है उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लो डीवीडी है, तो मैं 2 डीवीडी देना चाह रहा हूँ, 2 से ज्यादा डीवीडी ना मिले और उनको 30 डेज के लिए मिलेंगे। उसी तरह आप डिफाइन कर सकते हो जितनी मर्जी हो, जितनी आपके पास आइटम टाइप है, जितनी आपके पास पैटर्न कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी को सारी आइटम टाइप के हिसाब से आप डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हर एक कैटेगरी के लिए, इसी तरह हर एक आइटम के लिए अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है कैलकुलेशन फाइन रूल के बाद सर जज लाइब्रेरी के लिए फाइन का क्या प्रावधान है सर? लाइब्रेरी के लिए जज लाइब्रेरी के फाइन का क्या प्रावधान है? आपकी ऑडिबल नहीं है, आप क्लियर नहीं है। अरे सर जज लाइब्रेरी के फाइन का क्या प्रावधान है सर? क्या मतलब क्या रख सकते हैं? मान लीजिए कोई जज ऐसे भी आते हैं जिनका मतलब साल भर तक बुक रखे हैं और रिटर्निंग करने के लिए नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, वो आपकी अपनी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइब्रेरी पे है कि आप अपनी लाइब्रेरी के लिए क्या सेट किए, आपने रूल्स क्या सेट है। कोई लाइब्रेरी एक दिन बुक इशू ओवर ड्यू करने पे 2 रुपये फाइन देती है, कोई 5 रुपये देते हैं, कोई 10 रुपये देते हैं। इसी तरह कोई ओवर ड्यू कैप जो है फाइन की वो 500 रुपये लगते हैं, कोई 200 रुपये लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी लाइब्रेरी के ऊपर, आपके अपने उसके ऊपर, ये आपके अपने प्रीव्यू में है। सर जज लाइब्रेरी में कुछ फाइन का प्रावधान समझ में नहीं आता, उनका नहीं, सबके सामने हम लोग एकदम कुछ भी समझ में नहीं आता। किताब रिटर्न करने के लिए भी अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझते हो। मुझे एक्चुअली आपकी ना एक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि आप कौन सी लाइब्रेरी के लिए कह रहे हो। I think this issue is not related to this workshop, I think. Hello sir, please unmuted from your side, everyone disturbing you. कोई बात नहीं है तो Please sir, please आप अनम्यूट कर दीजिए सर अपनी साइड से, यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मैडम ओके ओके ओके।
ओके Thank you, sir. Everybody, Thank you so much. queries later. थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन है आप लोगों की क्वेरी वो रखिए, आप लिख के नोट करके रख लीजिए। उसके बाद जो है हम एंड में आपके सारे क्वेश्चन सारी क्वेरीज को सोल्व करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जब हमने पैटर्न कैटेगरीज डिफाइन कर दी, सर्कुलेशन एंड फाइन रूल डिफाइन कर दिए, ठीक है, उसके बाद जो पैटर्न एट्रीब्यूट टाइप्स हैं ये आप कुछ बड़ी लाइब्रेरी के लिए सबके लिए नहीं है, इनको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, जब भी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे उस टाइम पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, ये हमारे जनरली काम नहीं आते हैं। इसी तरह अगर आप अलर्ट करना चाह रही हैं, आइटम सर्कुलेशन अलर्ट, जैसे हमने डिफाइन किया था नोटिस के लिए, उसी तरह आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। चेक इन और चेकआउट के टाइम पे आप जो है अलर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है आपके ये जो आपके यहाँ देखिए इसके लीजेंड दिए हुए हैं, ये आपके लीजेंड्स हैं, दीज आर एनेबल्ड, तो ये सारे एनेबल्ड हैं ये आपके बाय डिफॉल्ट जो है आपका। मान लो यूथ के लिए या टीचिंग के लिए अगर हम बात करें, बुक बैंक की बुक्स का जो नोटिस है वो है अलर्ट जो है वो एनेबल्ड है, अलर्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि ना जाए तो यहाँ से आप जो है डिसेबल कर सकते हैं, क्लिक करिए सिंपली और ये डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह चेक इन के लिए भी आप चाह रहे हैं कि बुक बैंक की बुक्स जब चेक इन हो तो उसके पास ना मैसेज जाए, तो यहाँ पे आप डिफाइन करिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अलर्ट जो है वो कर सकते हैं। डेस्क में होता क्या है, डेस्क भी वैसे बड़ी लाइब्रेरी में होता है कि आपकी मान लो लाइब्रेरी 4 फ्लोर की लाइब्रेरी है, हर एक लाइब्रेरी के ऊपर आपका सर्कुलेशन डेस्क बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो अलग अलग डेस्क डिफाइन कर सकते हैं कि चिल्ड्रन सेक्शन में सेक्शन है वहाँ का डेस्क है, या अडल्ट सेक्शन का है, या उसके आगे फिक्शन का है, नॉन फिक्शन है, जो भी आपके पास है वो डेस्क हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट, ये बड़ी लाइब्रेरी के लिए होता है, जनरली हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ सिटी और टाउन आप डिफाइन कर सकते हैं, ये भी कोई ज्यादा वो नहीं है। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपका डेबिट टाइप, क्रेडिट टाइप और कैश रजिस्टर। तो डेबिट टाइप में आपका जो भी आप चार्ज कर रहे हैं बच्चों से या आपके यूजर से, वो सारा हम यहाँ डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्विस दे रही है, फोटोकॉपी सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोटोकॉपी सर्विस है मेरी लाइब्रेरी में, तो मैं यहाँ पे उसको डिफाइन करना यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है, ताकि उसका जो चार्जेस है वो सारे ऑटोमेटिकली जो है डिफाइन होते रहे। यहाँ पे आप उसको अकॉर्डिंगली डिफाइन करके, मान लो फोटोकॉपी चार्जेस है मेरे पास, तो यहाँ मैंने कोड दे दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी चार्जेस। मैं एक पर पेज जो है 1 रुपी लेता हूँ, 1 रुपी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जो है मैनुअली इनवॉइस दे सकते हैं कि नहीं, वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आइटम सेल, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लाइब्रेरी में कोई सेल के लिए, जैसे पुरानी मैगजीन्स है या कुछ है, वो सेल के लिए लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी लाइब्रेरी, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी, जिसके अपने अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सारे हैं, आप डिफाइन करना चाहिए ना करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड। तो यहाँ हमने अपनी लाइब्रेरी क्लिक की और सेव कर दिया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ये हमने डेबिट कार्ड, ये ठीक है। तो अब जब भी आपके पास जो है ये आइटम टाइप हम डिफाइन करेंगे, जब भी हम इशू को करेंगे, वहां पे अकाउंटिंग सेक्शन में आपके पास, जब हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इनको यूज करें, तो यहाँ हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह आप क्रेडिट टाइप में अलग अलग तरह के आपके पास जो है, यहाँ आप अलग अलग तरह के क्रेडिट टाइप बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनको। जैसे मान लो आप किसी तरह की कोई पेमेंट आपने दी थी बच्चों से, और वो पेमेंट जो है वो कैंसिल हो गई है, अब वो नहीं चाहिए, तो यहाँ कैंसिल चार्ज जो है आप उनको वापस कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं उनके अकाउंट में, तो यहाँ से डिटेल आप डाल सकते हैं, कोड आपके पास है। और इसी तरह आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इनको एडिट करके कस्टमाइज कर सकते हैं कोड को आप अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहें। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको कोई और कोड बनाना है तो यहाँ पे न्यू क्रेडिट टाइप कोड करके आपको। इसी तरह बड़ी लाइब्रेरी में कैश रजिस्टर का ऑप्शन भी होता है,
कैश रजिस्टर्स का ऑप्शन है आपके पास, अलग अलग तरह के आप रजिस्टर जो है यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आपका कैश रजिस्टर, मान लो कई फ्लोर की आपकी लाइब्रेरी है, आपने कैश रजिस्टर हर एक फ्लोर वाइज रखे हुए, सेपरेशन डेस्क 1 पे आपका अलग है, 2 पे अलग है, तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी के लिए जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आपका आता है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। जितनी आपकी अच्छे से कैटलॉगिंग की हुई होगी उतने ही अच्छे से आप जो है बाकी सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो आपकी सर्कुलेशन है, चाहे वो आपकी रिपोर्ट्स है, चाहे किसी तरह के टूल्स है आपके पास, वो सारे आप तभी अच्छे से यूज कर पाएंगे जब आपने कैटलॉगिंग बहुत अच्छे से की होगी। तो इसलिए कैटलॉगिंग सेक्शन जो है जब भी हम करेंगे, ये तो यहाँ सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं उनके रूल्स, आगे भी जब हम करेंगे कैटलॉगिंग सेक्शन बहुत अच्छे से आप करेंगे। तो इसमें कैटलॉग सेक्शन में आप एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है। ये बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क होता क्या है? एक्चुअली एक टेम्पलेट है। आपको ये डिफाइन कर दिया गया है कि आप जो है, भाई ये क्यों कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है उसमें आप जो है अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क हैं बने हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके अलग अलग फ्रेमवर्क हैं। जो एक होता है डिफॉल्ट फ्रेमवर्क, जो सारी तरह की आइटम टाइप के लिए मार्क रिकॉर्ड जो है उसका बनाने के लिए, रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए आपके पास डिफॉल्ट फ्रेमवर्क है। उसके अलावा आप इसको अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, नया फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रेमवर्क बने हुए हैं इनको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कर रही हैं प्लीज डिफॉल्ट फ्रेमवर्क को ना छेड़ें। डिफॉल्ट फ्रेमवर्क जो है वो आपका मास्टर फ्रेमवर्क है, इसको ना छेड़ें। इसके अलावा न्यू फ्रेमवर्क आप बना सकते हैं, डुप्लीकेट इसको कर सकते हैं। यहाँ एक्शन में आप जाइए, यहाँ आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेमवर्क जो है वो आप जब मान लो मेरे पास ये फ्रेमवर्क है, मैंने बनाया, तो यहाँ आप इसको एडिट मार्क स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं किस तरह बनाया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ हर एक जो फील्ड है, सब फील्ड है दिए हुए। तो मान लो मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल मैं इसका 100 है नीड एंट्री पर्सनल नेम जिसका ऑथर है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, टैग को सब फील्ड इसके देख सकता हूँ। ठीक है, एडिट कर सकता हूँ, सब फील्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मतलब कस्टमाइज हम कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंगली। तो यहाँ आप जो है इसी तरह आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप इसको टेबल बनाना चाहते हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज करते हुए आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं, आप इसको मैंडेटरी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली मैंडेटरी, फिर क्या होगा जब आपका फ्रेमवर्क खुलेगा तो ये आपका एस्टेरिस्क के साथ आएगा, मैंडेटरी फील्ड होगा, यहाँ पे आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी तभी सेव होगा आपका रिकॉर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको सेव चेंज करके चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये आप किसी भी फ्रेमवर्क को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जो भी फील्ड आपको नहीं चाहिए उसको आप हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं चाहिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसको डिलीट दे सकते हैं, तो ये आपका डिलीट हो गया। ठीक है, जो आपको फील्ड चाहिए वो फील्ड अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। बट एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि डिफॉल्ट फ्रेमवर्क को ना छेड़े। डिफॉल्ट फ्रेमवर्क जो है आपका मास्टर फ्रेमवर्क है, इसको नहीं छेड़े, बाकी जो है चेंजेस कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आप जो फील्ड है, सब फील्ड है, उनको भी आगे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा आप इसको मान लो मेरे पास एक फ्रेमवर्क मैंने बना दिया, उस फ्रेमवर्क को मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी या एक्सपोर्ट टू ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह मतलब मेरे पास एक्सपोर्ट होके आ गया तो मैं इसको इंपोर्ट यहाँ से करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ फाइल चूज करिए और वो जो भी आपके पास फाइल है उसको सेलेक्ट करिए, वो इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी से कस्टमाइज रख सकते हैं अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। सर एक मार्क्स क्वेश्चन मैपिंग में आप जो है डिफाइन कर सकते हैं मैपिंग को। वहाँ के जो मार्क्स के जो फील्ड है उन फील्ड के अकॉर्डिंग उसके जो है, जैसे ये एग्जांपल्स है आपके सामने, ये एब्स्ट्रैक्ट फील्ड है, 520 टैग है, सब फील्ड ए है, तो इसमें समरी वगैरह हम देते हैं। इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने फ्रेमवर्क में कि हमने जब वहाँ का मार्क्स स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे मैचिंग में आप जो है इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं किसी भी तरह के फील्ड को, जो भी फील्ड आप चाहें उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं उसके अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ ताकि हमारे जो कुछ ही फील्ड रही, जिस तरह से हमने फ्रेमवर्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क जो है कस्टमाइज किया, इसी तरह हम इसके मार्क्स के साथ मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने मार्क्स बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क टेस्ट करना है, अगर आपने बनाया है तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग हो जाएगी। इसकी जैसे क्लिक करेंगे हम, ये कॉन्फ़िगरेशन ओके है, जैसे इसमें कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे आपका जो ओके आ जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन सोर्सेज में आपके पास अथॉरिटी टाइप में कुछ नहीं है, तो ये आपका अथॉरिटीज है फ्रेमवर्क की, जिसमें आप मार्क्स जो रिकॉर्ड है फील्ड और सब फील्ड जो है उनको डिफाइन करना है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो बाद में हम करेंगे। उसके बाद आपका जो क्लासिफिकेशन सोर्सेज है, क्लासिफिकेशन सोर्सेज में क्या है, जैसे आपका डीडीसी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके अलग अलग साइनिंग रूल बने हैं। जैसे यहाँ पे डीडीसी डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जा रहे हैं तो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में आपने डीडीसी किया, ये सोर्स रूट में है कि नहीं है इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइलिंग रूल में क्या है आपका, किस तरह के जो रूल लागू होंगे जब इसको फाइल कर रहे हैं, आपका जो कोडिंग है, जो आपके क्लास नंबर्स हैं वो किस तरह से डिफाइन होंगे, किस तरह से लगेंगे। इसी तरह स्प्लिटिंग में क्या होगा, जैसे जो आपका क्लास नंबर है, जो आपका कॉल नंबर है, वो स्प्लिट होने हैं। जब आपका स्पाइन लेवल बनना है तो स्पाइन लेवल के लिए आप जो जब भी प्रिंट होना है तो स्पाइन लेवल पे किस तरह स्प्लिट हो, क्या वो स्पेस के बाद स्प्लिट हो या कोमा के बाद स्प्लिट हो, सेमीकोलन के बाद स्प्लिट हो, ये चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करें। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन सोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स में हम जो है ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, कॉपी कैटलॉग है। अब जब हम करते हैं तो इसमें क्या है, मान लो आपके पास एक रिकॉर्ड है, हमारे पास में कुछ डिफाइन की हुए रिकॉर्ड मैचिंग रूल, तो यहाँ हम नया भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। हमने कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको कोड देना है कुछ भी, 1 2 3 कर दिया हमने कोड। डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं टाइटल और ऑथर। मान लो मेरे पास एक टाइटल पहले से अवेलेबल है, टाइटल एंड ऑथर, ठीक है, तो ये है। अब इसमें मैच थ्रेशोल्ड में क्या होता है, एक्चुअल में इसका जो सिस्टम है वो क्या है, तो एक हमने पैरामीटर सेट करना है। मान लो हमने 100 मार्क्स का कर दिया, ये 100 मार्क्स जब पूरे हो जाते हैं तो ये उसको कंटिन्यू रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है क्लासिफिकेशन की, डॉक्टर एस आर रंगाना है, जो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। तो मैं जब उस बुक की मेरे पास 5 कॉपीज और आई, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं एंट्री करूँ इसकी अब मेरे डेटाबेस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली कोहा मेरे लिए ये चेक करे कि ये बुक का रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मैं क्या क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसका टाइटल है अवेलेबल, इसमें हम मैच पॉइंट बनाएंगे आगे। अगर उसका टाइटल भी मैच कर रहा है जो मैं एंटर कर रहा हूँ और उसका ऑथर भी मैच कर रहा है, तो वो उसको जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड को ना ले, ठीक है, उसका सिर्फ जो आइटम्स है, आइटम को जो प्री डिफाइंड जो प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके अंदर एंट्री कर दो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लो 100 का थ्रेशोल्ड रख दिया।
कि 100 जब नंबर हो जाएंगे तो ये इसको कंटिन्यू करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सर्च इंडेक्स, मान लो मैंने किया ऑथर, ऑथर को मान लो ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा ऑथर को, तो इसको ऑथर को अगर मान लो ऑथर मैच कर जाता है तो ये नंबर देगा 51। अब ऑथर कौन से फील्ड में चेक करेगा, ये 100, और कौन से सब फील्ड में, ए में, 100 ए में करेगा, तो ये आप बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। ठीक है, इसी तरह ऐड मैच पॉइंट करेंगे हम एक और यहाँ पे आप जो है टाइटल का भी इसी तरह बनाएंगे और उसका स्कोर जो है वो भी हम 61 लग देंगे। अब हमने क्या, हम इसको बताया क्या, हमने 245 और पेज। हम इसको देखिए, अब हमने इसको क्या डिफाइन किया, क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने 100 नंबर देने हैं, 100 नंबर जहां मिल जाते हैं वहां पे आपने रिकॉर्ड छोड़ देना है, और वो रिकॉर्ड वो रखना जो पहले से है। हमने रिकॉर्ड मैचिंग रूल बना रहे ना, तो हमने कहा कि अगर तो ऑथर मिलते हैं तो 51 नंबर आपने देने हैं, अगर ऑथर और टाइटल दोनों मिल जाते हैं तो 51 + 51 आपके 102 हो गए, इतनी तो 100 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ रिकॉर्ड मैचिंग रूल जो है वो आपका लागू हो जाए। आई होप आई एम एबल टू क्लियर। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स डिफाइन कर सकते हैं अपने। इसके अलावा जो ISBN के जैसे बाय डिफॉल्ट बनाए हुए ISBN नंबर अगर अवेलेबल है तो आप उसको देखिए, यहाँ पे उन्होंने वो किया हुआ है 1000 का थ्रेशोल्ड बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर ISBN नंबर मैच कर रहा है, क्योंकि ISBN नंबर तो यूनिक है, तो अगर वो मैच कर रहा है तो उसको 1000 स्कोर देगा। तो और कहाँ सर्च करना है, वो आपका 020A में सर्च करना है। तो इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने कोड। हाँ जी, रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स हो गया। उसके बाद आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो आप कर दीजिए। इसके बाद आपका आता है एक्विजिशन पैरामीटर। हाँ जी, एक्विजिशन पैरामीटर में क्या होता है, जब भी आप कोई एक्वायर कर रही है, मान लो आप बुक्स परचेज कर रही हैं, तो बुक्स परचेज करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले सेट कर लीजिए अपनी जो करेंसीज है। जनरली हमारे पास रुपीज है, तो आप यहाँ करेंसीज और एक्सचेंज रेट जो है वो डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जब हमने ये डिफाइन कर दिया, बजट हम डिफाइन करते हैं हमारी लाइब्रेरी का। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एनुअल बजट है वो किस डेट से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 तक रहेगा, और उसका डिस्क्रिप्शन आप फाइनेंशियल ईयर 2022 जो भी आप देना चाहें, इतनी अमाउंट का बजट है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपये बजट है, तो इसको आपने एक्टिव बना देना है, यहाँ हमने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है वो डिफाइन हो गया। इसी तरह बजट के बाद आप जो है फंड डिफाइन करते हैं अपने बजट के अंदर कि इस बजट में मैंने मैगजीन इतने की परचेज करनी है, बुक्स इतने की करनी है, और जो बाकी न्यूज़पेपर्स हैं या आपकी ऑडियो बुक्स हैं या किसी और तरह की आइटम टाइप जो भी है वो किस किस तरह से डिफाइन करना है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। न्यू बजट, बजट पे क्लिक करिए और स्टार्ट डेट, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से आप जो है अपने फंड जो है डिफाइन कर सकते हैं यहाँ बजट के अंदर, अपने पर्टिकुलर बजट के अंदर। तो यहाँ डिफाइन किया जा सकता है चीजों को। यहाँ आप जो अपने फंड है वो फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरी है
शो वाई फंड बाउंडिंग, जो भी आप देखना चाहें, जो भी बजट आप चूज करना चाहें, इसको आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो फंड है वो आपके बने, तो यहाँ से आप नया फंड अगर कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, नई न्यू फंड फॉर इस, यहाँ पे आप फंड का कोड मान लो मैंने ये बुक्स के लिए, तो मैं बुक्स का मेरे पास जो बजट है वो 50,000 रुपये है 1 लाख रुपये में से, जो 40,000 है। तो इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि कोई वार्निंग आपको दी जाए कि पोहा आपको ये बताए कि आपका जो बजट का 90% जो है वो एडजस्ट हो चुका है, आप 90% यूज कर चुके हैं, तो ऐसे आप वार्निंग जो है परसेंटेज के ऊपर या अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको मैसेज कर सकता है। तो इस तरह आपको अगर कोई ऑनर आप करना चाह रहे हैं इस बजट का डिफाइन, तो यहाँ आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई यूजर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यूजर ऐड कर सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की भी बजट है ये, ठीक है। इसी तरह एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप ओनर को, यूजर को या लाइब्रेरी को, जैसे भी कोई नोट अगर आप देना चाहें तो इस तरह आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स अगर कोई ऑथराइज्ड वैल्यू से अगर आप देना चाह रहे हैं तो इसी तरह वो भी डिफाइन करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो फंड है उस बजट में से यहाँ आपके पास क्रिएट हो गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो फंड है वो एलोकेट हो गया, ठीक है। कोई स्पेंट नहीं है, जीरो है, क्योंकि हमने किसी वेंडर को कोई बजट अभी तक दिया नहीं है, तो इसलिए टोटल अवेलेबल जो है आपका 40,000 अवेलेबल है। तो इस तरह आप जो है हर एक उसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। जो फंड है वो आपका चाहे मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, जिस भी फील्ड के लिए आप फंड है, तो इस तरह आप हम डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका एडिशनल पैरामीटर्स में आता है Z39.50 या SRV सर्वर, सर्च रिट्रीवल ऑन URL सर्वर। तो ये क्या करते हैं, ये आपका जब भी आप जो कॉपी कैटलॉगिंग के लिए हमने कहीं किसी दूसरे सर्वर से जो हमारे पास मान लो एक बुक आई और वो बुक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो कैटलॉग है उसके अंदर अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड, तो हम वहां से वो रिकॉर्ड जो है कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने उसको डिफाइन करना है कि हम कहाँ कहाँ से हमारे जो बुक्स का रिकॉर्ड है, जो ग्राफिक रिकॉर्ड वो कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसा करना चाह रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का पहले से प्री डिफाइंड है, वो आपके बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में भी होता है। तो यहाँ से अगर आप कोड चाह रहे हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक और यहाँ से क्रिएट करके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का ही बना सकता हूँ, जहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो उसका डेटाबेस है उसको उसमें से वो चेक करके वहाँ कॉपी कैटलॉगिंग का आपके पास ऑप्शन आएगा कि वो एज इट इज वहां से फैच करने का आपका जो डेटा है, आपको ना ऑथर एंटर करना है ना आपको पब्लिशर एंटर करना है, जो भी डिटेल वहां पे एंटर्ड होंगी उस डेटाबेस के अंदर वहां से वो कॉपी कर लेगा। तो ये आपके Z39.5 सर्वर है जो आपको कॉपी कैटलॉगिंग के काम आता है, फैच करते हैं आपके इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक वो थे। इसके अलावा अगर आप कोई टेबल की सेटिंग, अगर किसी तरह की कॉलम आप करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, इसलिए आप इसको अभी न कीजिए। नेक्स्ट इसमें हम ये सारी चीजें डिफाइन